हेलो फ्रेंड्स और आइए हम लोग क्लास 9 का साइंस का अध्याय 3 देखेंगे। लेसन 3 है परमाणु एवं अणु एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज बेस्ट कंपटीशन एग्जाम के व्यू से। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्राचीन भारत एवं ग्रीक दार्शनिक द्वारा द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा। जब हम किसी कण को विभाजित करेंगे तो छोटे छोटे कण विभाजित होगा, लेकिन एक अंत में ऐसा कण आएगा जो एकदम सूक्ष्म होगा, जिसको विभाजित करना मुश्किल है, जो अविभाज्य रहेगा। तो इस अविभाज्य उच्चतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। जो अविभाज्य जो कण है उसको क्या कहा? परमाणु। और ये कण भारतीय दार्शनिक फकुधा कात्यायन थे। इसने मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि एक कण समांतर संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। यहाँ द्रव्य का मतलब पदार्थ से है। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिस एवं ल्यूस्पस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं, तो ऐसी स्थिति आएगी कि जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों को वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं सदी तक कोई प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तथ्यों एवं जोगों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आतवा एल लोबेजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। अब देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। लेबोजियर एवं प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के बाद रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम? दो नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ध्यान से देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? तो हम क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप 3.1 है। क्रियाकलाप में एक फॉरवाई रसायनों का जोड़ा लेंगे। पहला में लेंगे कॉपर सल्फेट और वाई में लेंगे सोडियम कार्बोनेट। दूसरा में बेरियम क्लोराइड एक तरफ और एक तरफ सोडियम सल्फेट। तीसरा में एक तरफ लेड नाइट्रेट और एक तरफ सोडियम क्लोराइड। अब देखेंगे एक्स वाई के युगल की सूची में किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल तैयार कीजिए। 10-10 ml का उपरोक्त तैयार युगल विलयन में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय फ्लास्क में इस प्रकार लटकाए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क 3.1 के भांति लगाइए। एक कॉर्क भी लगाना है, देख लीजिए आप इस तरीके से। अब देखेंगे कि अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे एक सरवाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में कब क्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? फ्लास्क के मुख पर काज क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है।
अगला है स्थिर अनुपात का नियम। लेबोजियर एवं अन्य वैज्ञानिक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्व दो या दो से अधिक तत्व से निर्मित होता है और इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो या किसी ने इसे बनाया हो। अब आगे है यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही रहेगा। इसी प्रकार अमोनिया में देखेंगे कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन एन और एच इसका रेशियो हमेशा 14:3 होता है। 14:3 अनुपात में विद्यमान रहता है, चाहे अमोनिया किसी प्रकार से निर्मित हो या किसी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरण से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को जो दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहता है। प्राउस्ट ने कहा कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। जॉन डाल्टन का बारे में दिया। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में हुआ था। इंग्लैंड के गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और सन 1793 में डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोधकार्य में व्यतीत किया और सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिक की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेजी रसायन में जॉन डाल्टन ने द्रव्यों के प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों का सूक्ष्म अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और डाल्टन के सिद्धांत का विश्लेषण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। डाल्टन ने कहा परमाणु अविभाज्य सिस्टम कण होते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तीसरा है दिए गए तत्व के सही परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अगला है किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। तो आगे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, परमाणु क्या क्या होता है। परमाणु क्या होता है? क्या आपने किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों के कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है?
तो इस तरीके से परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। या किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं, उससे भी छोटा होता है परमाणु। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़े कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस 9 मीटर और 1 मीटर में 10 के पावर 9 नैनोमीटर। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु 10 के पावर माइनस 10, जल अणु का 10 के पावर माइनस 9, हीमोग्लोबिन अणु का 10 के पावर माइनस 8, रेत का 10 के पावर माइनस 4, चिट्टी का 10 के पावर माइनस 3 और सेव का 10 के पावर माइनस 1, यानी सबसे छोटा हाइड्रोजन परमाणु होता है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व के परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके, फिर भी वहाँ विद्यमान है तथा हमारा प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थिति परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु का आधुनिक प्रतीक क्या है? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें तत्वों के प्रत्येक प्रतीकों को प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया, तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों का एक अक्षर से दो अक्षरों को प्रदर्शित होता है। यहाँ प्रतीक हम देख सकते हैं। हाइड्रोजन एक गोला है, उसमें पॉइंट है। कार्बन है सिर्फ गोला। ऑक्सीजन है सादा गोला। फास्फोरस है 3 लाइन है गोले के अंदर। सल्फर में है गुना का चिन्ह और आयरन में है गोला के अंदर आई और कॉपर में है सी और सीसा में है एल, सिल्वर का एस, गोल्ड का जी, प्लेटिना का पी, पारा का पी। पारा का देखिए अंदर से बूंदा बूंदा दिया हुआ है। प्रारंभ में तत्वों के नाम और व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ था। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरणतः स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एलाइटमेंट केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जिसे IUPAC का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो तत्वों का नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी के नामों का एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं, एल्युमिनियम को AL लिखते हैं, न कि AL बड़ा में लिखेंगे। कोबाल्ट को C बड़ा में O छोटा। अब है कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। क्लोरीन जिसे Cl, जिंक Zn। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणार्थ लौह का प्रतीक Fe है और लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया। इस प्रकार सोडियम का प्रतीक Na, पोटेशियम का प्रतीक K है, नाइट्रियम एवं कैलियम है। K से कैलियम जो पोटेशियम का है और सोडियम का नाइट्रियम है Na। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली-भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग एवं व्युत्पन्न यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया।
कुछ तत्वों के प्रतीक: एल्युमिनियम, इसका प्रतीक है एल। आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन का F होगा, स्वर्ण का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe है, सीसा का Pb, मैग्नीशियम का Mg और नियोन का Ne। यहाँ देखें, नाइट्रोजन का प्रतीक N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन Si, चांदी Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम यू, जिंक Zn। तो इस तरीका से प्रतीक है। यहाँ पर हम एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1 U तथा ऑक्सीजन परमाणु को 1-3-3 निर्दिष्ट करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानव संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक का एक परमाणु द्रव्यमान 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। इसका मतलब है कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है, तो एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, यानी 12 तरबूजी इकाई या 12 फल द्रव्यमान इकाई। तो वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वो फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। तरबूज 12 टुकड़े, तरबूज का 1/12वां भाग तरबूज के टुकड़े का उपयोग करके वह फल विक्रेता वाले को कैसे तौल सकता है? तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान: हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन 7 है तत्व तो परमाणु संख्या, तो इसका द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं, और ये अणु तथा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाता है, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या छू सकते हैं। अणु क्या है? परमाणु को हम लोग समझ गए, अब अणु। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु किसी तत्व के किसी तत्व के अणु का एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं।
आर्गन, हीलियम इत्यादि अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातु में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु कहते हैं। जो O2 होता है, यदि समानता 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उसे परमाणुकता कहते हैं। जैसे सोडियम है तो Na सिर्फ सिंगल है, एक परमाणुकता कहेंगे। O2 हमेशा 2 के फॉर्म में रहता है तो इसको द्विपरमाणुकता। अब ओजोन है तो O3 में रहता है तो त्रिपरमाणुकता कहेंगे इसको। धातु अणु एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों के परमाणुकता का अवलोकन करें। जैसे देखते हैं, आर्गन Ar होता है सिर्फ एक परमाणु, हीलियम एक परमाणुक, ऑक्सीजन O2 होता है ये हमेशा तो द्विपरमाणु, हाइड्रोजन द्विपरमाणु H2 हमेशा होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन N2 के रूप में होता है द्विपरमाणुक हो जाएगा, क्लोरीन Cl2 के रूप में होता है तो द्विपरमाणु, फास्फोरस P4 के रूप में होता है तो चतुर्परमाणु को, सल्फर बहुपरमाणिक होता है। सोडियम, ये सब थे धातु। अब धातु में सोडियम एक परमाणुक, आयरन एक परमाणुक, एल्युमिनियम एक परमाणुक, कॉपर एक परमाणुक होता है। तो यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक अणु निर्मित करते हैं। जैसे देखिए, जल, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रूप में होता है। अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में तो 3:8 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अब इसको देखेंगे, हाइड्रोजन द्रव्यमान अनुपात 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 हुआ। तो इसका अगर हम निकालना चाहेंगे सरलतम अनुपात, तो द्रव्यमान अनुपात बटा परमाणु द्रव्यमान 1/1 यानी 1, और सरलतम अनुपात हो जाएगा 2। ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अनुपात 8, द्रव्यमान 16, 8/16 1/2, तो इसका सरलतम अनुपात एक, मात्र एक अनुपात है इसका। आयन क्या होता है, ये भी समझने वाला बात है। आयन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेश परमाणु तथा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है या ऋण आवेश तथा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन और धन आवेशित को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणु के समूह जिन पर सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है से धनात्मक हो गया, क्लोराइड हो गया से ऋणात्मक। परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ आयनिक यौगिक, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है और 5:2 के अनुपात में होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एवं सल्फर 3:4 में। सोडियम क्लोराइड 23:35.5 के रूप में होता है। रासायनिक सूत्र लिखना, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक रूप होता है।
किसी तत्व के संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कराते, किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ या भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। अब आते हैं सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। सोडियम में यहाँ देखेंगे Na प्लस होता है, पोटेशियम में K प्लस होता है, Na11 2 8 एक में होता है, 2 8 एक में सोडियम का। तो यहाँ एक त्याग कर रहा है यानी पॉजिटिव हो गया। पोटेशियम के पोटेशियम 19 होता है, 2 8 8 एक होता है। इसमें भी सिल्वर में कॉपर में इस तरीके से हम देख सकते हैं। धात्विक हाइड्रोजन होता है प्लस में। जैसे हम देख सकते हैं कि मानव की 2 भुजा होती है, मानव के 2 भुजा और ऑक्टोपस की 8 भुजा होती है। तो ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकता है। यदि एक ऑक्टोपस कुछ मानव को इस प्रकार से पकड़ना है तो उसकी 8 भुजा मानव को दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है। तो अब ऑक्टोपस को ओ तथा मानव को एच के निरूपित कीजिए। तो क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? तो क्या वो OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पदांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानव की संख्या प्रदर्शित करता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। आयन की संयोजकता अथवा आवेशित संतुलित होना चाहिए। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं धातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम या उसके प्रत्येक रासायनिक सूत्र को पहले लिख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उनके दाईं तरफ लिखते हैं। जब कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर धातु हैं तो उन्हें हम बाईं तरफ लिखते हैं। अधातु को दाईं तरफ और धातु को बाईं तरफ। बहुपरमाणुक आयन द्वारा निर्मित यौगिक में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए MgOH2 तो 2 बाहर है। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं हो। तो उदाहरण के लिए NaOH। सरल यौगिक सूत्र जैसे है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है, क्लोरीन का संयोजकता 1। तो हाइड्रोजन का ई वाला हो जाएगा, क्लोरीन का ई वाला। तो इस तरह से रासायनिक सूत्र HCl हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 2। 2 चल जाएगा इस तरफ, 1 चल जाएगा इस तरफ। H2S लिख देंगे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 CCl4 लिख देंगे। C में 1 वाला, Cl में 4 वाला लिख देंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम होता है 12 2 8 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इसीलिए 2 पॉजिटिव है इसके। और इसके बाद रिनायन क्लोराइड माइनस है, -1 है। तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 MgCl Mg का +2 C क्लोरीन का -1, क्लोरीन के सामने -1 Mg का +2। अब इधर करेंगे तो -1 MgCl2 हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर 2 क्लोराइड आयन माइनस प्रत्येक मैग्नीशियम आयन +2 के लिए होता है। तो इस प्रकार के आयनों में धनात्मक और ऋणात्मक राशियों का संतुलन होना चाहिए। संपूर्ण संरचना उदासीन होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रकार सूत्र में आयनों के औसत को नहीं दर्शाया गया। Al2O3 इस तरीका से यहाँ हो गया। कैल्शियम का ऑक्साइड
CH2O2 हो गया। बहुपरमाणुक में सोडियम नाइट्रेट NaNO3 दोनों का एक होता है तो NaNO3, दो अब एक होता है तो CaOH के होल 2 हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान देने योग्य यह बात है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है, न कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो उनमें एक कोष्ठक का उपयोग करते हैं। OH को कोष्ठक में रखकर पदांक 2 लगाते हैं, जो निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन प्रत्येक दो परमाणु होते हैं। NO2CO3, अमोनियम सल्फाट NH4 होल 2 SO4। आणविक द्रव्यमान, हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकल्प करके किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का सापेक्ष द्रव्यमान है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो कैल्शियम का 40 होता है द्रव्यमान, Cl का 17 होता है, तो 2 से है तो 35.5 गुने 2 35.5 होता है, तो जोड़ेंगे तो 111 यूनिट आ जाएगा। इस तरीका से आज का चैप्टर समाप्त होता है।